इतना अच्छा काम चुना है और इस एसोसिएशन के बैनर पर आप अपनी बातें रख रहे हैं। मुझे आशा है कि आप जो भी समस्याएं हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, उसका समाधान करेंगे और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको कुछ सिखाना भी चाहता हूँ, क्योंकि आपके बीच में आया हूँ तो बताया मैंने कि शिक्षक के रूप में रह चुका हूँ। जब किसी व्यक्ति का मंच पर एक बार सैल्यूट हो गया, एक बुके दे दिया गया, तो दूसरा बुके उस पहले बुके का काम होता है। जब आपने किसी को बुला कर एक व्यक्ति ने जो आपके तरफ से सबकी तरफ से उसका जो हुआ है उसने दे दिया, तो फिर दूसरे व्यक्ति को देना जरूरी है। शादी का मौसम चल रहा है, उसे सुधार लेते हैं। शादी में आपने किसी को निमंत्रण किया, किसी परिवार की मुखिया को, तो परिवार के सभी सदस्यों को निमंत्रित किया जाता है, एक व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता है। या अगर आप जाते हैं किसी घर में न्योता देने के लिए, तो परिवार का एक व्यक्ति न्योता देता है, हर व्यक्ति न्योता देता है। एक व्यक्ति ही वो सबके तरफ से प्रतिनिधि होता है। तो एक प्रतिनिधि ने मुझे बुके दे दिया, सफिशिएंट। इसके बाद सब लोग बुके दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी आस्था बुके पे है कि हम भी बुके दे, हमें फिर एसोसिएशन की तरफ बुलाने की, फिर अलग अलग सबसे मिल नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में भविष्य में और भी कार्यक्रम होंगे, इस मंच पर भी और भी कार्यक्रम होंगे। एक व्यक्ति जो आपका नेता है, जो आपका अभिभावक है, जो आपका प्रतिनिधि है, उस व्यक्ति ने वो काम कर दिया, काम ठीक है। बार बार वही काम करना है, इसलिए क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है। क्लास में मॉनिटर नहीं करेंगे तो वही बात सबसे पूछे तो फिर मॉनिटर की वैल्यू खत्म, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जिस काम के लिए हम आए थे, तो बात करते हैं। देखिए, एक आपने जिस दायित्व को लेकर शुरुआत की है, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का दायित्व, उस दायित्व के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व है, जिसको सरकार ने कानून की शक्ल दिया है। और राइट टू एजुकेशन के तहत सभी प्राइवेट विद्यालयों में, अगर वो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालय नहीं है, उन विद्यालयों में न्यूनतम 25% सीटें सभी क्लासेज में एडमिशन के समय रखा है कि ऐसे शोषित और वंचित तबके को मिलना चाहिए जो उसका हकदार है। जो भी समृद्धि, जो भी सुख शांति, जो भी विकास आज हम देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा हम लोग का है जो इस विकास के दौर में उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है, जो थोड़े पिछड़े हैं और जिनको हमारे सपोर्ट की आवश्यकता है। उस सपोर्ट के लिए 25% सीट्स उनके लिए रिजर्व की गई है। और ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व बनता है कि जो वेल ऑफ है, जो पेमेंट कर सकते हैं, वो तो पेमेंट सीट पे आ ही जाएंगे। जो अपनी हैसियत से, अपनी काबिलियत से वहाँ नहीं है, उनके लिए हम पॉजिटिव अफर्मेशन क्या कर सकते हैं? उनके लिए यही कर सकते हैं कि 25% सीट्स हमने उनके लिए आरक्षित की है। और वो सिर्फ फ्री में नहीं है, उन सीट्स के अगेंस्ट में भी गवर्नमेंट आपको प्रतिपूर्ति करती है। उन बच्चों को आपने पढ़ाया, आपकी जो लागत है या जो सरकार एवरेज स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च करती है, उस एवरेज स्टूडेंट का जो खर्च है वो प्रतिपूर्ति रूप में आपको दिया जाता है। अब इसमें आवश्यकता इस बात की है, मन थोड़ा लालची भी होता है, मन थोड़ा चालाक भी होता है। कई बार सोचता है कि एडमिशन दिखा दे, कई बार होता है कि एडमिशन न दिखाए, हमारे स्कूल का थोड़ा स्टेटस डाउन हो जाएगा या गरीब बच्चे आ जाएंगे। अमीरी और गरीबी तो एक सामाजिक रिलेटिवनेस है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो अपने साथ कुछ न कोई अमीरी लेकर आता है, और जब जाता है तो कोई गरीबी में लेकर नहीं जाता है। ये सब तो समाज का खेल है। किसी के बैंक में ज़्यादा पैसा है तो अमीर है, किसी के बैलेंस में कम पैसा है तो गरीब। लेकिन शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। हर एक बच्चे को अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपना जीवन किस दिशा में ले जाना चाहता है, कम से कम उसको इसकी समझ होनी चाहिए। और ये समझ देने का दायित्व शिक्षक का है, विद्यालय प्रशासन का है। इसीलिए सबको इतना सम्मान मिलता है। शिक्षक के पेशे में जो लोग हैं, पेशा करना भी बड़ा मुश्किल काम है इसको, लेकिन शिक्षण कार्य में अब शिक्षण और शिक्षा के प्रबंधन कार्य में जो लोग हैं, उनका सबसे बड़ा सम्मान यही है कि जब भी उनका शिक्षक, जब भी उनका विद्यार्थियों को मिलता है तो विद्यार्थियों को प्रदान करता है, तो चाहे किसी भी कितने बड़े पद पर विद्यार्थी होता है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि
हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय अपने गांव गए थे, अपने विद्यालय के शिक्षक को देखा तो राष्ट्रपति महोदय ने उनका पैर छू के प्रणाम किया। इतना बड़ा सम्मान और किसी प्रोफेशन में नहीं। तो कोई भी माँ बाप के बाद शिक्षक ही कह सकते हैं कि ये मेरा विद्यार्थी है, ये मेरा स्टूडेंट है, इसको मैंने बनाया, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ाया, चाहे क्लास 1 से लेकर और डिग्री PhD तक आपने पढ़ाया हो, किसी भी समय अगर आपका वो शिष्य है तो आपका शिष्य रहा है और वो आपका सम्मान करता है। तो जो सक्षम है वो तो अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, उनके पास चॉइस भी है कि वो A में जाए, B में जाए, C में जाए, D में जाए, किस ऑप्शन के साथ जाए। लेकिन जो उतने सक्षम नहीं है उनके प्रति हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, उनके प्रति हमारा सामाजिक दायित्व ज़्यादा बनता है। इसीलिए जो RT का एक्ट है वो ये कहता है कि सभी विद्यालयों को 25% सीट्स पर गरीब बच्चों को, कमजोर तबके के बच्चों को एडमिशन देना है। इस हाल में जो लोग बैठे हैं, बहुत लोग के स्कूल में ये काम चलता होगा, बहुत लोग के स्कूल में नहीं चलता होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस साल से अप्रैल से नया सेशन शुरू हो, और इसीलिए जो टाइमिंग मुझे पता चला कि फरवरी के लास्ट में सेशन हो रहा है, तो मुझे लगा कि आपसे जरूर मुझे मुखातिब होना चाहिए। इस साल में जब अप्रैल का सेशन शुरू होगा तो आप खुद जरा तलाशिए, अगर आपके यहाँ लोग आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप तलाशिए ऐसे किन बच्चों की मदद कर सकते हैं जिनको हम शिक्षा की रोशनी दे सकते हैं। अगर शिक्षा की रोशनी उन बच्चों तक पहुंची, उन परिवारों तक पहुंची, तभी तो हमारा देश विकसित होगा। तभी तो हम कह सकते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। अन्यथा उस भाईचारे का मतलब कि एक भाई दूसरे भाई को पढ़ाना न चाहे, एक भाई दूसरे भाई के बेटे को देखना न चाहे, ये भाईचारा नहीं। हम कहते हैं कि पूरी धरती हमारा परिवार है, पूरा देश हमारा एक है, तो इस एकता की भावना कहाँ से आनी चाहिए? हमारी जो ड्यूटी है उसमें ये ड्यूटी है कि हम अपने आसपास किसी भी पढ़ने योग्य आयु के बच्चे को अनपढ़ न रहने, उसका हम कहीं से जरूर अपने विद्यालय में से हो तो अपने विद्यालय में, या उसके आसपास के जो विद्यालय हो उसको उसमें जरूर एडमिशन कराएं। सरकार उसके लिए जो भी प्रतिपूर्ति की राशि देनी है, और वो कम नहीं है, सरकार उस राशि को प्रतिपूर्ति की राशि दे रही है। मुझे बताते हुए खुशी है आज जब मैं आपके बीच में खड़ा हूँ तो हम लोगों ने NIC के पोर्टल के माध्यम से करीब 12 करोड़ रुपए की राशि प्राइवेट स्कूल से खाते में भेजी, क्योंकि ये ऑनलाइन पहली बार हो रहा था, इसलिए कुछ स्कूलों ने एनुअल फीस की जगह मंथली फीस भर दी, तो मंथली फीस खाते में गई। कुछ स्कूलों ने अपना डेटा पूरा अभी तक अपलोड नहीं किया, मैं अपने साथ लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन रफली फिगर में आपको बता देता हूँ। जो आज के दिन में ज्ञानदीप पोर्टल पर स्टूडेंट्स के डेटा की एंट्री का सवाल है, तो करीब करीब 1,20,000 स्टूडेंट्स की एंट्री हुई है। जब मैंने ज्वाइन किया था प्राइमरी डायरेक्टरेट, उसमें करीब 36,000 स्टूडेंट्स की एंट्री थी। हर सप्ताह मैंने आपके साथ मीटिंग ली, बार बार आप लोगों को चिट्ठियाँ भेजी, सभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भेजी। मेरी जानकारी में भी करीब 5-6 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, सबको मैंने चिट्ठियाँ भेजी, किसी ने करेक्ट किया, DO के साथ मीटिंग की, DO लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए, और 36,000 से आंकड़ा आ जाए 1,20,000 के आसपास पहुँची है जो प्राइवेट स्कूल से एंट्री की अपने बच्चों को। इसमें क्या खाली ये भी है कि उस 1,20,000 में से मात्र करीब 80,000 स्टूडेंट्स का डेटा फॉरवर्ड किया गया। 40,000 स्टूडेंट्स का डेटा अभी भी प्राइवेट स्कूल के पास है। आप जब डेटा सिस्टम में पुश नहीं करेंगे तो हम उस डेटा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उस 80,000 डेटा में से करीब करीब अलग अलग स्टेज पर होते हुए 16,000 के आसपास फाइनल डेटा जो थ्रू हुआ है, उसका हमने फीस भुगतान करने का काम किया है। कुछ डेटा DO के लेवल पर, BO के लेवल पर, फिर DO के लेवल पेंडिंग है। और सरकार में जो 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी, तो सभी पदाधिकारी व्यस्त है, इसलिए वेरिफिकेशन का पूरा काम नहीं पाया। लेकिन आने वाले समय में परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, मार्च के महीने में, अप्रैल में सब लोग उसको वेरिफिकेशन करेंगे, और जैसे जैसे वेरीफाइड होता जाएगा हम लोग पूरे पैसे देते रहेंगे। हमारे साथ एक बंधन ये है कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सरकार का ये नियम है कि सरकार के खजाने से वो राशि किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट को जाती है, बेनिफिट में जाती है, तो आधार कार्ड होना जरूरी है। आज के दिन में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है या मैं आधार कार्ड नहीं देना चाहता। उससे व्यक्ति की पहचान पुष्ट हो जाती है और भविष्य में किसी प्रकार के लेन देन की गड़बड़ी की आशंका है वो दूर हो जाती है। तो आपने बच्चे को पढ़ाया है, आपके पास बच्चा है,
अभी चूँकि हम लोग 19 में पेमेंट कर रहे थे, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि 19 के बच्चों का जो डेटाबेस है वो 23 में आके आपसे मांग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम उतनी ही गहरी है। जो 36,000 शुरू किया था, मुझे लगा था कि कैसे डेटा आएगा, लेकिन 1,20,000 का डेटा आया। तो ये साबित करता है कि डेटा लोगों के पास है, डेटा धीरे धीरे आ रहा है, और आने वाले समय में जब हमें पूरा डेटा आपकी तरफ से मिल जाएगा तो हम लोग इस सिस्टम को क्लोज करेंगे। तब तक हम पेमेंट नियमित रूप से लोगों को दे रहे हैं। 19-20 का पेमेंट किया है, अब 20-21 का शुरू करेंगे। अगले आने वाले साल का भी मेरी मंशा है कि इस साल हम लोग 30 जून तक आते आते पुराने पिछले सालों का पूरा बैकलॉग क्लियर कर दे, ताकि इस साल का डेटा इस साल में ही करेंट टाइम में आपको बहुत सा आर्थिक प्रबंधन भी शामिल होता है। आर्थिक आपके ऊपर बोझ पड़ता है, छोड़िए नहीं, जितना कम कर सके वो अच्छा है। इसलिए मैंने आगे के बारे में चर्चा की। 2 विषय के बारे में और चर्चा करना चाहूँगा। पहला, हम लोग अभी गवर्नमेंट के जितने स्कूल हैं, सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में मिशन दक्ष चला रहे हैं। कई विद्यालयों का भ्रमण किया गया और पाया गया कि बच्चे जिस गति से पढ़ना चाहिए, जिस शुद्धता के साथ पढ़ना चाहिए, उस गति और शुद्धता के साथ हिंदी या अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर पाते, किताबें नहीं पढ़ सकते, मैथमेटिक्स के सवाल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं। तो लगा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों की ऊपर है कि जो बच्चे आपके विद्यालय से पास आउट होकर जा रहे हैं, अगर वो पर्याप्त रूप से पढ़े लिखे नहीं है, तो जनसंख्या का डिविडेंड हमारे पक्ष में तो है कि सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, और भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी बिहार में। लेकिन वो युवा आबादी अगर सही से साक्षर नहीं है और उसका प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो अगले 10 साल में यही युवा आबादी हमारे ऊपर बेरोजगार की फौज बन जाएगी। तो उसको मजदूरी करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि आज के ज़माने में मजदूरी भी बहुत अब धीरे धीरे हाईटेक होती जा रही है। फावड़ा कुदालों वाली मजदूरी कम होती जा रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास मशीन हो, उस ऑटोमेटेड मशीन पे लोग काम करें, उसका प्रोडक्शन तेज हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो बिहार का भविष्य हम सबको मिलकर बनाना है। जो बच्चे आज हमारे स्कूलों में हैं, 10 साल बाद वही बच्चे, 20 साल बाद वही बच्चे इस देश का जो कार्यकारी शक्ति है, जो मेन जिसको बोलते हैं कि मैन ऑन वर्क, यही बच्चे हैं। तो अगर इन बच्चों को आज हम तैयार नहीं करेंगे कल की आने वाली चुनौतियों के लिए, तो ये हमारा एज ए सिस्टम फेल्योर माना जाएगा कि बिहार के सरकारी तंत्र ने या बिहार के प्राइवेट तंत्र ने किस प्रकार के बच्चों को जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उस जिम्मेदारी को हमने लेना है, उस जिम्मेदारी को निभाना है। बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना हम ही लोग को। दूसरे किसी डिपार्टमेंट से, दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, दूसरे किसी समुदाय से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते। जो करना है हम ही करना है, अच्छा करना है या बहुत अच्छा, यही 2 विकल्प हमारे पास। हम लोग संकल्पित हो कि हम लोग अच्छा करेंगे बच्चों के भविष्य को लेकर, और जो इसी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बच्चों को अपने भविष्य के बारे में विकल्प पता होने चाहिए। बिहार में तो ऐसे मुझे ट्रेंड है कि जो पढ़ने लिखने वाले बहुत अच्छे बच्चे हैं वो आईटी और मेडिकल की तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, और बहुत से ऐसे जॉब है जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं। लॉ एज ए कैरियर बहुत लोगों को नहीं पता है। जब सब कुछ पढ़ाई खत्म हो जाती है, जब कोई नौकरी नहीं मिलती है, जब कोई कंपटीशन नहीं निकलता है, तो सोचते हैं कि हम लॉ का भी विकल्प अपना लें। बहुत से लोग बीएड में भी लास्ट में इसलिए आते हैं कि कुछ नहीं हो रहा तो बीएड कर लेते हैं। बहुत से ऐसे कैरियर है जहाँ पर युवा टैलेंट, चाहे फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो सीए बनने का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ का मैंने बताया, इसलिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं। बच्चों को विकल्प मिले, बच्चों को उस क्षेत्र की हस्तियों के बारे में पता चले, तो वो जरूरी है। बच्चे जो चीज़ देखते हैं वही सबसे पहले बनना चाहते हैं। बचपन में पहले सब देखते हैं कि आइसक्रीम बेचने वाली दुकान पर आइसक्रीम मिलता है, आइसक्रीम बनने वाला का मन करता है। फिर देखते हैं कि टीचर स्कूल में है, तो बच्चों के कैरियर में सबसे पहले टीचर बनने का मन करता है कि हम टीचर बन जाएंगे। सिनेमा देखना शुरू करते हैं तो लगता है कि हीरो बनूंगा। बाद में देखते हैं तो पॉलिटिशियन बनने का मन करता है। कभी कभी कुछ बच्चे अगर अच्छे शिक्षक के संपर्क में आए, किसी ने अच्छा गाइड किया, तो अपने जीवन की दिशा बदल। सर बहुत से ऐसे बच्चे विशेषकर यूपी और बिहार में हैं जिनको ग्रेजुएशन करने के बाद भी
ये पता नहीं होता है वो क्या बनना चाहते हैं, लाइफ में करना क्या चाहते हैं, किस प्रकार का संसाधनों की चुनौती हम लोग के सामने है। लेकिन इन संसाधनों के बावजूद अगर हम बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को डांटे और मारे नहीं, उनके ऊपर हम लोग कॉन्फिडेंस जताए कि हम अगर उनको प्यार करते हैं, उनकी हिफाजत करेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो ये बच्चे कल देश का भविष्य बनने वाले हैं। अगर इस एटीट्यूड के साथ हम बच्चों से पेश आए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग विकसित बिहार और विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। आप लोग पहले से इस काम में लगे हैं, इसलिए मैं आप सबके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। अगर विभाग से किसी प्रकार की कोई चुनौती हो, समस्या हो, किसी काम करने में दिक्कत हो, तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया है और आज ही के तहत सभी जिला के जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज हैं हमने ग्रुप में जोड़ा है। अगर कभी कोई समस्या हो कृपया उस ग्रुप में लिखिए या हमारे ऑफिस में मेल कीजिए। मैं चाहूँगा कि आपकी समस्याएं दूर हो, और आपकी समस्या दूर करने का मतलब है कि बच्चों की समस्या दूर कर रहे हैं, आने वाले बेहतर बिहार के लिए हम काम करें। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।